हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केयर क्लासेस। आज चैप्टर 4 क्लास 12 फिजिक्स का करते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एचसी ओरेस्टेज से। एचसी ओरेस्टेज में देखो, एक मैग्नेटिक नीडल जो हमारी सिंपल सी नीडल होती है उसको करंट कैरिंग वायर के पास रख दिया। ठीक है, और जब उसको रखा उसके पास तो क्या हुआ कि वो डिफ्लेक्ट करने लग गई। ठीक है, वो मूव करने लग गई, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाने लग गई। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल थी, जो नीडल थी वो क्या करने लग गई, डिफ्लेक्ट करने लग गई। ठीक है ना। तो अगर जो करंट कैरिंग वायर से जो करंट है वो अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड राइट साइड जो होगा वो इनवर्ट होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ट। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, बाय यूजिंग द रूल ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर जो है थंब है वो डायरेक्शन देगा हमें करंट की। ठीक है, थंब अगर ऊपर है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, करंट इधर इधर है, आप अपना थंब लगाएं, थंब करें इस डायरेक्शन, जो उंगलियां देगी वो डायरेक्शन देगी किसी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा इसमें। ठीक है, अगर करंट सपोज डाउनवर्ड है तो आप थंब को नीचे कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को आप देखेंगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड। डॉट मतलब होता है आउटवर्ड और क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ड। ठीक है, और परपेंडिकुलरली इनवर्ड होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। ठीक है, याद रखना। अब बढ़ते हैं बायोट-सावर्ट लॉ में। ठीक है, अगर सपोज कोई भी करंट है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उसका हमने छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, और जो डीएल एलिमेंट है वो थीटा एंगल बनाता है इस आर के साथ। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे वो आपको पता है कि इन्वर्ट तो होगा ही। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की वजह से, तो हम यहाँ क्रॉस लगा रखा है नीचे। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, किसने कहा था, बायोट-सावर्ट लॉ में। और जितना हम करंट एलिमेंट लेंगे, जो लेंथ का एलिमेंट लेंगे जितना भी, उसके क्या है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना लेंथ एलिमेंट अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और साइन थीटा के क्या, साइन थीटा के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आर स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम इन सारी इक्वेशन को अगर हम जोड़ दे तो हमें मिलेगा dv इक्वल्स टू आइडियल, dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का लाएं तो हमें कांस्टेंट मिलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर म्यू नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देख लेते हैं इसकी यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 होती है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर फ्री स्पेस के लिए। ठीक है ना। और वेक्टर फॉर्म जो होती है, वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे हम, एक यूनिट वेक्टर लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं क्या, ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला। ये ए है, ये बी है, तो ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन आर। तो आर वेक्टर अपॉन आर जब हम लेंगे तो आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो हमें वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी बायोट-सावर्ट लॉ की, जो कि क्या होती है, डीवी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग और लूप। अगर सपोज हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है तो एक्स डिस्टेंस दूर हमें, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसका डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन इसका पढ़ लेना है। ठीक है, जहाँ डेरिवेशन होगा मैं आपको बता दूंगा कि किस किस का डेरिवेशन होगा। ठीक है, और स्टूडेंट ऐसे भी आता है, कभी कभी पूछता है कि सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो सेंटर के लिए आपको एक्स क्या रख देना है, 0। ठीक है, अगर आप यहाँ से पी पॉइंट से सेंटर पे आओगे तो जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, सेंटर पे 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रख दो तो आएगा यहाँ पर स्क्वायर से इसकी पावर कट जाएगी, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्यूब ए क्यूब आएगा नीचे और ऊपर ए स्क्वायर ए क्यूब काट के यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन अपॉन ए। और जहाँ पे स्टूडेंट्स एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और आर है रेडियस ऑफ, ए है रेडियस ऑफ द कॉइल। ठीक है, और ओपी है हमारा ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एम्पियर सर्किल लॉ। ठीक है, कोई भी अगर करंट है, करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड हमें पहले क्या बनाना है, एक लूप। ठीक है, उस लूप में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, उस लूप में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है उसको हम एक छोटा से लेंथ एलिमेंट डीएल से क्या करेंगे,
डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे को क्या मिलता है म्यू नॉट आई। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट हेडिंग थ्रू द लूप। इस लूप में जितना करंट जा रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स होता है क्या बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन। ठीक है, और बी डॉट डी एल स्टूडेंट यहाँ पर आपको ए बी कॉस थीटा यूज करोगे। ठीक है, तो बी डॉट डी एल को आप अगर ओपन करोगे कभी किसी डेरिवेशन में तो क्या आएगा बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है ना। बट नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ। एम्पेयर सर्किट लॉ की दो एप्लीकेशन है। एक है पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस आर। अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आर डिस्टेंस दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई अपॉन आर। और इसका भी स्टूडेंट्स डेरिवेशन है। ठीक है, इसको इसको भी डेरिवेशन है तो इसको डेरिवेशन ये आप कर लेना। और जो ये एम्पेयर सर्किट लॉ हमने पहले पढ़ा था इसका भी डेरिवेशन है। ठीक है, आपको जो डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा वो मेरे से आप कमेंट कर सकते हैं मुझको और मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है करंट कैरिंग सोलेनोइड। कोई भी हमारे पास सोलेनोइड है जिसका जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो स्मॉल एन है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। और यहाँ पर एन जो होता है छोटा एन वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉरेंस फोर्स। अगर सपोज कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से चल रहा है थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, कोई भी चार्ज है वो मूव ऐसा मूव कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसने एंगल कितना बना रखा है थीटा। तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला होता है cos b। ठीक है, आप स्टूडेंट्स b से बी की तरफ क्या करेंगे अपना हाथ अपनी उंगलियां घुमाएंगे राइट हैंड की। ठीक है, और जो अंगूठा देगा हमें वो किसकी डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, एक तरीके का इसमें राइट हैंड थंब रूल है इसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, एक रूल ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम पॉइंटिंग फिंगर हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करेंगे। ठीक है, और वेलोसिटी की तरफ हम मिडिल फिंगर करेंगे। ठीक है ना, और जो थंब देगा हमें वो डायरेक्शन देगा किसकी मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्शन निकालेंगे और क्यू भी साइन थीटा से हम क्या निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी हमारे पास कंडक्टर है वो उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रख दें सपोज जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अगर सपोज करंट यहाँ पर जा रहा है करंट इस तरफ जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ट क्रॉस मतलब मैंने बताया था आपको इनवर्ट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है और वेलोसिटी इधर है। ठीक है, और एंगल कितना है इन दोनों के बीच में वेलोसिटी और बी के बीच में थीटा। ठीक है ना, और बी से आपको क्या करना है बी से आपको बी की तरफ उंगलियां घुमानी है राइट हैंड की और जो अंगूठा देगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस कंडक्टर में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा और जिसका फॉर्मूला होगा आई एल बी साइन थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और देखो आई एल वेक्टर जो करंट होता है वो वेक्टर नहीं होता इसलिए हम आई एल को वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं एक कंडक्टर में करंट I1 है दूसरे कंडक्टर में I2 और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है R। ठीक है, तो इसकी लेंथ जी होगी अगर दोनों वायर की लेंथ क्या है L। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो क्या होगा V0/4 टू I1 I2 अपॉन R इंटू L। ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन भी होगी स्टूडेंट्स। अगर डायरेक्शन या इसका नेचर कैसा होगा फोर्स का वो हम देखते हैं। अगर सपोज करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों वायर में तो जो फोर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा अट्रैक्टिव। ठीक है, अब कैसे होगा देखते हैं। देखो ये करंट है I1। ठीक है, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे क्या होगा इनवर्ट। राइट हैंड थंब रूल यूज करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर इनवर्ट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया देखो। ठीक है, और करंट कहाँ जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा करंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे। ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा इनवर्ट। ठीक है, और इसमें भी किधर लगेगा इनवर्ट। ठीक है,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप ले लगा सकते हो, ठीक है। आई एल बी साइन थीटा होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, तो आपको आई से बी की तरफ उंगलियां घुमानी राइट हैंड की, जो हमें अंगूठा देगा, हमें डायरेक्शन देगा किसकी, फोर्स की। तो F1 फोर्स इनवर्ड लगेगी और F2 फोर्स क्या लगेगी, ये भी इनवर्ड लगेगी। तो इन दोनों वायर के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दोनों वायर में, तब क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा हाउ ऑन रेक्टेंगुलर करंट टू प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी हमारा रेक्टेंगुलर लूप अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसकी एक्सिस जो है वो एंगल बना रही है थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसमें टॉर्क होता है NIAB sin थीटा। और NIA जो होता है वो होता है M डाइपोल मूवमेंट होता है, तो M B sin थीटा लिखेंगे पहले इसको, M B sin थीटा हम क्या लिखते हैं, M क्रॉस B, ठीक है। अब आपको M की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, M की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। आप यहाँ पर क्लॉक के स्मूथ आप लगाओगे तो यहाँ बनेगा साउथ पोल और इसके पीछे बनेगा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक जो डायपोल मूवमेंट है वो कहाँ जा रहा है, इधर, ठीक है। पीछे बनेगा इसके नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो एम से आप बी की तरफ क्या करोगे, एम से बी की तरफ आप राइट हैंड की फिंगर्स को मूव करोगे, जो और जो अंगूठा देगा वो डायरेक्शन देगा किसकी, टॉप की, तो वर्टिकल डाउनवर्ड्स आएगी डायरेक्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल बेस्ड है, अभी हमने जो पढ़ा था उस पर, कि जब करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लटका रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आएगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन, ठीक है। आपने देखा होगा जब कोई भी गैल्वेनोमीटर होता है करंट मेजर करता है तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन, उसको डिफ्लेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। डिफ्लेक्शन से हम पता चलता है कि करंट कितना है, ठीक है। यहाँ 0 1 2 3 रीडिंग रहती है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट करेगा और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, NIAB sin थीटा। और हमें जो साइन की वैल्यू लेनी है वो मैक्सिमम लेनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें एंगल को 90 डिग्री करना पड़ेगा। 90 डिग्री तभी हो पाएगा स्टूडेंट जब हम सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल जाएगा हमें NIAB, ठीक है। अब जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, अगर हमने सब उसको ये घुमाया, जब ये घूमेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वापस रिस्टोर करेगा अपनी अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा इसमें, और रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, कितना डिफ्लेक्ट कर रहा हम इसको, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा K फाई, ठीक है, जहाँ पर K होता है टॉर्जन कांस्टेंट, ठीक है, टॉर्जन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम पे जो टॉर्जन कांस्टेंट होगा और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो NIAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K फाई, और आई इक्वल टू आ जाएगा K अपॉन NAB इंटू फाइव। और K अपॉन NAB क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आई इक्वल टू आ जाएगा G फाइव, और G क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव, ठीक है ना। अब देखो K की अगर हमें यूनिट निकालनी है तो वो होती है एम्पेयर मीटर स्क्वायर टेस्ला पर रेडियन, और न्यूटन मीटर पर रेडियन, या तो एम्पेयर वेबर पर रेडियन, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो कितना सेंसिटिव है, अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल में तो कितना डिफ्लेक्ट होगा वो, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, या तो डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो होता है फाई का फॉर्मूला होता है NIAB अपॉन K। तो NIAB अपॉन K जब हम रखेंगे तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमें मिल जाएगा NAB अपॉन K, ठीक है। और इसकी यूनिट होगी स्टूडेंट्स फाई अपॉन आई से निकालेंगे हम, फाई की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और आई की एम्पेयर, तो रेडियन पर एम्पेयर की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस होगा वोल्टेज बढ़ाने में। तो वी एस इक्वल होता है फाई अपॉन वोल्टेज वी, ठीक है। वी का फॉर्मूला होता है IR, और फाई का फॉर्मूला होता है NIAB अपॉन K, ठीक है। अब यहाँ पर आई से आई दोबारा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा NAB अपॉन K इंटू आर। अब हमें पता है NAB अपॉन K क्या होता है, IS। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स होता है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेडियस, वो रेजिस्टेंस, ठीक है। आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो यूनिट आएगी यहाँ से वो आएगी रेडियन पर वोल्ट आ जाएगी, ठीक है, रेडियन पर वोल्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू
एमीटर। अगर हमें एमीटर में इसको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, तो हमें रेजिस्टेंस का कम करना पड़ेगा, क्योंकि एमीटर के मेजर करता है करंट, और करंट तभी मेजर हो पाएगा जब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, अब सपोज जो टोटल करंट है वो आई है, और आई एस जो करंट है वो शंट में जा रहा है, और आई जी करंट क्या जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में। तो शंट का जो फॉर्मूला आएगा ड्राइव करके, वो आएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, और आर इक्वल टू जो टोटल रेजिस्टेंस होगा जी एस अपॉन जी प्लस एस आएगा। ठीक है, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टमीटर क्या नापता है, वोल्टेज। और वोल्टेज तभी नाप पाएंगे जब रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमें शंट को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा जी प्लस एस। और जो शंट का जो डेरिवेशन करके हमें शंट का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा वी अपॉन आई जी माइनस जी, जहाँ पर आई जी क्या है, करंट गोइंग टूवर्ड्स गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब देखो जो एक टॉर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने एन आई साइन थीटा का, उसका आपको क्या कर लेना है, डेरिवेशन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर होगा डेरिवेशन, ये टॉर्क इक्वल टू एन आई बी साइन थीटा का आपको डेरिवेशन करना है, और यहाँ पर आपको इसका डेरिवेशन करना है एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। ठीक है, इसका आप डेरिवेशन कर लेना, और ये है एक डेरिवेशन आई एल बी साइन थीटा का। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।